हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये हम एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज कर रहे थे 67 बीपीएससी का। यहाँ से हम 76 से 150 तक के क्वेश्चन करेंगे। 1 से 75 तक क्वेश्चन हम इसके फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कमेंट में बताएं कि और हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है। तो ये प्राप्त किया है कर्नाटका ने। कर्नाटका का स्थान प्रथम है। दूसरा नंबर जो है वो है महाराष्ट्र का। थर्ड है तमिलनाडु का। ठीक है, तो राज्यों की श्रेणी में ये इस प्रकार से है। ठीक है, वहीं बिहार की बात करते हैं तो बिहार का इसमें 17th पोजीशन है। ठीक है, 17वां पोजीशन है बिहार का। ठीक है, वहीं छोटे राज्यों की बात करते हैं। छोटे राज्यों में सबसे प्रथम नंबर जो है वो है दिल्ली का। दूसरा नंबर है चंडीगढ़ का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, और दूसरा नंबर है उत्तराखंड का और तीसरा है मणिपुर का। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ई एपिक का विस्तारित नाम क्या है, यानी ई एपिक का पूरा नाम क्या है। तो ये है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, जो मतदाता दिवस के मौके पर 25 जनवरी को आप जानते हैं मतदान दिवस मनाया जाता है, उस दिन इसको जारी किया गया था। ठीक है, इस वर्ष की मतदाता दिवस की थीम थी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक, ये इस वर्ष की थीम थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 16th बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर जो कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इनको महावीर चक्र, यानी कि ऑप्शन डी इस सही है, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, वहीं अगर बात करें कीर्ति चक्र से तो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है सूबेदार संजीव कुमार जी को। किसको? संजीव कुमार जी को सम्मानित किया गया किससे? कीर्ति चक्र से। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द यवर बॉय ऑफ बहवईपुर किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक है राहुल पंडिता की। ठीक है, किसके है? राहुल पंडिता की पुस्तक है। ठीक है, इन्होंने जो आतंकवादी पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था उस पर ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं। 66th फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 किस मूवी को दिया गया है। तो ये दिया गया है थप्पड़। ठीक है, थप्पड़ के जो निर्देशक हैं, इसके निर्देशक अनुभव सिन्हा हैं। ठीक है, अनुभव सिन्हा जी इसके निर्देशक हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है इरफान खान को। इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। इनकी मूवी थी अंग्रेजी मीडियम। ठीक है, वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, अभिनेत्री, तो वो दिया गया तापसी पन्नू। इनकी मूवी है थप्पड़ को। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं वह हैं ओम राउत। ओम राउत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत। इसके इनकी जो मूवी है वो है तानाजी, तो तानाजी का दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के 48th जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हैं सीजीआई, ये कौन है। तो ये आप जानते हैं, ये है एनबी रमन्ना। ठीक है, एनबी रमन्ना जी 48th सीजीआई हैं भारत के। ठीक है, ये कब तक रहेंगे। तो ये रहेंगे 26 अगस्त 2022 तक। इससे पूर्व कौन थे, यानी कि 47 नंबर के वो थे अरविंद बोबड़े। ठीक है, अरविंद बोबड़े जी थे, उनका स्थान ग्रहण किया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो ये देखते हैं। यह है महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये तो सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से किया था। ये भी सही है। नेक्स्ट है देश के 6 स्थानों जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे, बेंगलुरु में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये भी सही है।
इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया है, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया। तो ये भी सही है, यानी इसके सारे कथन सही है, कोई भी असत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सिपरी जिसे कहते हैं, इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियारों के आयात में कौन से नंबर पर विश्व में? तो भारत का इसमें दूसरा स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर कौन है? सऊदी अरब। सऊदी अरब प्रथम स्थान पर है, वहीं भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ठीक है। वहीं इसमें एक बात और की गई है कि 2016 से 2020 तक भारत के 33% आयात पर कमी दर्ज की गई है। ठीक है, कमी दर्ज की है, भारत ने 33% आयात को कम किया है, फिर भी भारत दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। इसमें जो प्रधानमंत्री हैं स्वीडन के, वो कौन है? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं स्टीफन, कौन है? स्टीफन योफवेन, ये ऑप्शन सही है। स्टीफन योफवेन जो हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न नियुक्ति के बारे में देखते हैं कि कौन सा राष्ट्राध्यक्ष कहाँ की नियुक्ति हुई है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, यानी किस देश के राष्ट्राध्यक्ष सही से इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो फर्स्ट देखते हैं निकोयो पासियंस, ये अर्मेनिया के प्रधानमंत्री, ये सही है। इब्राहिम रईसी, ये ईरान के राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। इस्टबैन ओकान, ये सीरिया के राष्ट्रपति दिया है, जबकि सीरिया के राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, इसमें जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है यहाँ के? वो हैं बशर और ये असद, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब जानते हैं। उसके बाद है गुइडो बेइडो, ये पेरू के प्रधानमंत्री, ये सही है। तो ये सारे यानी कि ए बी और डी सही हैं, इसमें सी रॉन्ग है। ठीक है, अब जानते हैं सीरिया की राजधानी क्या है? वो है दमिश्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सैयद मुश्ताक ये ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? तमिलनाडु में, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी होती है, इसने बड़ौदा को हराकर जीता है। किसको हराया है? तो बड़ौदा को हराया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 16th प्रवासी भारतीय दिवस समारोह, जो 9 जनवरी 2021 को मनाया जाता है। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये मुख्य अतिथि के रूप में थे। ठीक है, अब जानते हैं कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये महात्मा गांधी जी के अफ्रीका से वापस आने की याद में मनाया जाता है। ठीक है, हर 2 वर्ष में इसका आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को ही गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे, कहाँ से? अफ्रीका से भारत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन ये मुख्यमंत्री बनी थी। ये किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये बनी थी उत्तराखंड की। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाया गया था इनको। 24 जनवरी को कब मनाया जाता है ये दिवस? तो 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। उसी दिन सृष्टि गोस्वामी को यहाँ का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ राशि पुरस्कार रूप में देने की घोषणा की है? यानी कि अगर ओलंपिक में स्वर्ण जीतते हैं तो उसको 3 करोड़ और एशियाई गेम में जीतते हैं तो 1 करोड़ राशि दी जाएगी। तो ये घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, ऐसी घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु किसने अभ्युदय योजना की शुरुआत की है? ये फ्री कोचिंग दी जाएगी, जैसे IAS, PCS, IIT आदि की। तो ये शुरुआत किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है 24 जनवरी 2021 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर। ठीक है,
अभ्युदय योजना, जिसमें क्या किया जाता है, सभी छात्रों को फ्री कोचिंग दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कितने पद्म पुरस्कारों, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 119 व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें से पद्म भूषण जो दिया जाएगा वो 7 व्यक्तियों को दिया जाएगा, पद्म भूषण 10 व्यक्तियों को, वहीं पद्मश्री जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 102 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया जाएगा। तो 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, 30वां सरस्वती व्यास जो सरस्वती सम्मान है वो किसको दिया जाएगा? 30वां सरस्वती सम्मान ये दिया जाएगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाये जो हैं इनको दिया जाएगा। ठीक है, इनका एक मराठी उपन्यास है सनातन। ठीक है, इनका मराठी उपन्यास सनातन है जो इन्हें दिया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें शरद पगारे जी को, तो शरद पगारे जी को व्यास सम्मान दिया जाएगा। कौन सा सम्मान दिया जाएगा? व्यास सम्मान। ठीक है, आगे देखते हैं, डेजर्ट फ्लैग 6th वायुसेना अभ्यास किस देश के बीच में हुआ है, जिसका आयोजन 3 से 27 मार्च 2021 को किया गया था? तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होता है। ठीक है, इसके बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इस वायुसेना में और कौन कौन से रहते हैं? तो अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन भी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो ये राज्यों की स्थिति का अवरोही क्रम क्या है, यानी घटता हुआ क्रम क्या है? तो इसमें आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, 77,482 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जहाँ पे 66,688। उसके बाद छत्तीसगढ़ 55,611 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के अनुसार ये इसके बारे में वनों के आरोही क्रम कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय जो हैं, 7 निश्चय, तो इनमें से कौन सा इसमें नहीं है 7 निश्चय में? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये तो है, महिला शक्ति का सशक्त महिला, सक्षम महिला ये भी है, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार ये नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें रॉन्ग है। डी स्वच्छ शहर विकसित शहर ये भी है। इसके बाद एक है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। ठीक है, एक और है सुलभ, ठीक है, संपर्कता। एक इसका है सबके ये अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना, ये सारे के सारे क्या हैं? इसके निश्चय हैं। ठीक है, 7 निश्चय हैं। इसका देखते हैं, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये है 2.97%। कितना है? 2.97% राजकोषीय घाटा है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट 97 क्वेश्चन, बिहार के किस जगह में मेगा फूड पार्क बनाया जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। यह मेगा फूड पार्क जो होगा ये 42वें नंबर का होगा भारत का। ठीक है, फूड पार्क। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया है? तो ये चुना गया है कुर्था को। कुर्था अरवली को यहाँ का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है बिहार का। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस राष्ट्र कौन सा था? तो ये था बांग्लादेश। ठीक है, इसे फोकस राष्ट्र के रूप में चुना गया था। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गोवा में। ठीक है, गोवा में आयोजन हुआ था जिसमें बांग्लादेश को फोकस राष्ट्र चुना गया था। ठीक है, वहीं विश्वजीत चटर्जी जी को यहाँ का पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना गया था। ठीक है, सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 2022 में 48th G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा
किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वो किया जाएगा जर्मनी के द्वारा, ठीक है। 2022 में जो किया जाएगा वो जर्मनी द्वारा। वहीं 2021 में किसने किया था, तो वो किया था यूनाइटेड किंगडम ने 2021 में इसका आयोजन किया था, ठीक है। वहीं बात करते हैं G7 में, तो इसमें 7 देश कौन कौन से हैं, तो इसमें है कनाडा, ठीक है, फ्रांस, वहीं इसमें जापान, ठीक है, यूके, यूएस, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और वहीं है इटली और जर्मनी, ठीक है, इटली और जर्मनी ही 2022 में इसका आयोजन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी नवंबर 1929 में, ठीक है। इसका आयोजन किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसका आयोजन किया गया था बिहार में प्रांतीय किसान सभा का। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये पता है कब हुआ था, ये हुआ था बांकीपुर पटना में हुआ था। कब, 1912 में। 1912 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, बांकीपुर पटना में, ठीक है। यह 27वां अधिवेशन था भारत का, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी आर एन मधोईकर जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। वहीं इसका अगर दूसरा अधिवेशन की बात करते हैं तो सेकंड अधिवेशन कहाँ हुआ था, गया में हुआ था, ठीक है। बिहार का सेकंड अधिवेशन गया में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच ये बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे एफ जी यानी ऑप्शन डी इसके आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र नहीं था, तो पटना था, शाहाबाद ये भी था, गया ये भी था, मुजफ्फरपुर नहीं आता है, ठीक है, तो मुजफ्फरपुर इसमें नहीं शामिल था, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, चिरांद से प्राप्त हुए हैं, पटना से भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मनेर जो पटना से प्राप्त हुए हैं, मिथया ये भी प्राप्त हुए हैं, चेचर यहाँ से भी प्राप्त हुए, तो इन सभी जगहों से ही प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शेर शाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया था, तो इन्होंने 1541 1547 को शेर शाह ने अपनी राजधानी को पटना बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, तुगलक के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी बिहार शरीफ। इस समय बिहार शरीफ यहाँ की राजधानी थी, जिसको आधुनिक आज के बात करें तो इसको क्या कहते हैं, आज इसको बिहार शरीफ को ही नालंदा कहा जाता है, ठीक है। ये उस समय वहाँ की राजधानी थी, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्तमान पटना कॉलेज जो थे किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी, तो ये थी डच कंपनी की, ठीक है। डचों ने ही सर्वप्रथम बिहार में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, कहाँ, पटना कॉलेज में, ठीक है। तो ये डचों की कंपनी थी। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध नर्तकी जो आम्रपाली का संबंध कहाँ से था, तो ये था वैशाली, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। इस समय, ठीक है, एक नगर वधू थी, कहाँ के, वैशाली की नगर वधू थी। इसका संबंध जो था वो किससे था, मगध नरेश अजात शत्रु से, किससे था, अजात शत्रु से, ठीक है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद वैशाली आगमन पर ही आम्रपाली को क्या किया गया था, बौद्ध संघ में शामिल किया गया था, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग एवं फायान के वृत्तांतों में भी इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा की गई है, तो ये की गई है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम आज जो आधुनिक बिहार है उसकी चर्चा की गई है। वहीं अथर्ववेद में बिहार के व्रात शब्द की चर्चा की गई है, मतलब अथर्ववेद में किस शब्द का कहा गया है, व्रात शब्द, बिहार के बारे में व्रात शब्द की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में बिहार को कीटक कहा गया, क्या कहा गया है ऋग्वेद में, कीटक, ठीक है। आगे देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है,
तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाता है, उसका वेग भी परिवर्तित हो जाता है, परंतु आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। तो ये याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग तथा तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है, परंतु इसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, हमें बताना है। तो मैनोमीटर गैस का दाब मापता है, ये सही है। पायरोमीटर उच्च ताप नापता है, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है, ये भी सही है। हाइग्रोमीटर इससे सापेक्षिक आर्द्रता नापते हैं, ये भी सही है। तो इसमें सारे सही हैं, तो कौन सा सही नहीं पूछा है, तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि सभी इसमें सही है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, एसआई में कितने मात्रकों को स्वीकार किया गया। तो एसआई मात्रक कितने हैं, 7, जो जिनको फंडामेंटल कहते हैं 7 मात्रक हैं। कौन कौन से हैं, तो इसमें आप जानते हैं लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। वहीं द्रव्यमान का मात्रक केजी है, किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड है, ठीक है। वहीं ताप का मात्रक, ठीक है, केल्विन है, ठीक है। वहीं विद्युत धारा का मात्रक बात करते हैं, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ठीक है। ज्योति की तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, करंडया है, ठीक है। और वहीं पदार्थ की मात्रा का क्या है, पदार्थ की मात्रा का है मोल। तो ये 7 मात्रक होते हैं, ठीक है। 2 मात्रक और भी होते हैं, ठीक है, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये अतिरिक्त मात्रक है, परंतु अब 7 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट दिया है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा, अब ये क्षारीय प्रकृति का सूचक होता है, प्राकृतिक सूचक है। तो इसमें से एक तो लिटमस पेपर है, ये तो सही है, ठीक है। वहीं दूसरा हल्दी पाउडर, ये भी रंग चेंज करता है, ये भी सही है। वनीला ये भी है, और यौंग ये भी चाहिए, यानी चारों के चारों सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो करता है वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं जो मिराज जो बनता है वो भी किस पे काम करता है, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। जो रेगिस्तान में क्या बनता है, मिराज बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बर्तनों को चमकदार बनाने हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ये किया जाता है बर्तनों को चमकदार बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ाने से क्या होते हैं, बर्तन चमकदार बन जाते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, मेढक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें त्वचा से सांस लेता है, ये सत्य है, ठीक है। दूसरा है शीत रक्त प्राणी है, हाँ ये भी सही है, ये शीत रक्त प्राणी होता है। कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, क्योंकि आंत छोटी हो जाती है। तो आंत क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। जब भी कायांतरण होता है तब इसकी आंत क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। इससे मांसाहारी भोजन के पचाने में सहायता होती है, ठीक है। यानी कि जितने भी मांसाहारी होते हैं उनकी आंत क्या होती है, छोटी होती है, जबकि जो घास खाते हैं शाकाहारी होते हैं उनकी आंत क्या होती है, बड़ी हो जाती है। और चौथा ये उभयचर के अंतर्गत आते हैं, ये सही है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा रसायन जो मच्छरों को भगाने की दवा होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है एथ्रीन, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या, एथ्रीन जो होता है इसका उपयोग मच्छर भगाने की दवा में किया जाता है। नेक्स्ट है, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है। तो ये होता है 1 टन या 1000 kg CO2, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है। तो ये होता है 65% के आसपास, ठीक है। मानव शरीर में मुख्य रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से एक तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया और फास्फोरस हो गया। ये तत्व होते हैं मुख्य रूप से, और भी होते हैं परंतु ये मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा ऑक्सीजन होता है 65%। उसके बाद 18% के आसपास हमारे शरीर में कार्बन होता है, ठीक है। वहीं 10% हाइड्रोजन होता है, ठीक है, 3% नाइट्रोजन होता है,
ठीक है, और 1.4% क्या होता है, लगभग कैल्शियम होता है, वहीं 1.11% फास्फोरस होता है। बाकी भी तत्व इसमें से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही मैच नहीं है, अनमैच बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है मैग्नीशियम का उपयोग आतिशबाजी में, ये सही है। मैग्नीज का उपयोग फर्टिलाइजर में, ये भी सही है। टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब में, ये भी सही है। परंतु तांबा का प्रयोग गैल्वेनाइजेशन में नहीं किया जाता है, इसकी जगह किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः आग पकड़ लेता है। तो ये है सफेद फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस अपने आप ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसकी मात्रा जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, उसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो वो होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 की सबसे अधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट है चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चूहे मारने की दवा में इसमें से किया जाता है पोटेशियम साइनाइड का, और एक किया जाता है जिंक फास्फाइड का। तो जिंक फास्फाइड और पोटेशियम साइनाइड, इन दोनों का उपयोग किया जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। जिंक फास्फाइड और पोटेशियम साइनाइड, ये दोनों ही बहुत ही जहरे पदार्थ होते हैं। ठीक है, सांस लेने एवं छोड़ने के दौरान कौन सी गैस की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो ये नाइट्रोजन गैस है जो अपरिवर्तित रहती है, नाइट्रोजन, ठीक है, चेंज नहीं होती है, बाकी गैसें क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी छोटी हड्डी कौन सी है, यानी सबसे छोटी हड्डी जो मानव शरीर में पाई जाती है वो है स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। वहीं फीमर क्या है, सबसे बड़ी हड्डी है, जो कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। और स्टेपीज कहाँ पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है। ठीक है, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ दूसरी नहीं होनी चाहिए, यहाँ सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो ये रॉन्ग है, इसको ठीक करती है। ठीक है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऐसा करते हैं। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, सॉरी नहीं, ये ठीक है। हाँ, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा, यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है तथा क्षारीय स्रावित करती है, किसको, क्षार स्रावित करती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो इसको कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय ही एक ऐसी ग्रंथि है जो दूसरे नंबर पर आती है सबसे बड़ी में। फर्स्ट नंबर किस पर आती है, तो वो आती है हमारा लीवर। ठीक है, जिसको यकृत कहते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे होता है। ठीक है, जिसमें पित्त रस का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, पित्त का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट है कि निम्न तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो इन सभी में अगर देखें तो यूरेनियम सबसे भारी होता है, उसके बाद आता है हमारा, ठीक है, सोना, उसके बाद आएगा फिर मरकरी, और उसके बाद आएगा कैल्शियम। तो सबसे भारी इन ऑप्शंस में कौन सा है, यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, वैसे सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो होता है ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम सबसे भारी तत्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न कथनों में से कौन सा जो तना का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है। तो आयु तना का उदाहरण है, गन्ना भी तना का उदाहरण है, अदरक भी तना का उदाहरण है, परंतु शकरकंद जो है वो तना का उदाहरण नहीं है। ठीक है, शकरकंद किसका उदाहरण है, जड़ का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है, जड़ का उदाहरण है, बाकी सब किसके उदाहरण है, तना के उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। अभावजन्य रोग उन्हें कहते हैं जो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं। तो यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पोषक तत्वों के अभाव के कारण जो रोग होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी, यह जो होता है वो इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट है वस्त्र निर्माण में प्रयोग में किस पदार्थ का यानी किस पादप स्रोत का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, जिनका स्रोत पादप नहीं है, बताना कि इनमें से कौन से पादप से नहीं बने होते हैं। तो जो संश्लेषित तंतु होते हैं ये पादप से नहीं बने होते हैं, ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इनका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, पॉलिएस्टर हो सकता है। ठीक है,
और ये सारे के सारे क्या है, पॉलिएस्टर हो गया, ये सारे जो है ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं, कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। बाकी प्राकृतिक तंतु और संश्लेष तंतु ये सारे के सारे क्या है, पादप से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसमें से जो डेमेंशिया है, डेमेंशिया अनुवांशिक नहीं है, बाकी हीमोफीलिया ये अनुवांशिक है, वर्णांता ये भी अनुवांशिक है, टर्नर सिंड्रोम ये भी अनुवांशिक है, परंतु डेमेंशिया अनुवांशिक नहीं है। ठीक है, डेमेंशिया में क्या होता है कि याददाश्त की जो समस्या होती है ये डेमेंशिया में होता है। ठीक है, जैसे रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो हमें याद नहीं रहते, बात करने में कठिनाई होती है, ठीक है, मनोदशा ठीक नहीं रहती है, तो ये सारे के सारे रोग किसके हैं? ठीक है, आगे देखते हैं, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये कौन को प्रदान करता है? वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, वहीं विटामिन की बात करते हैं, विटामिन हमारे रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, वहीं वसा से वसीर अम्ल मिलता है हमें। ठीक है, वहीं प्रोटीन से अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। कैंसर के उपचार हेतु किस रेडियोधर्म का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इन सभी का यानी कि आर्सेनिक 74 का उपयोग भी किया जाता है कैंसर के उपचार में, यानी जो ट्यूमर होता है उसका पता करने में। कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं, यानी कि जो ऑप्शन ई हो जाएगा, वहीं सोडियम जो 24 है, सोडियम 24 का रक्त के थक्का जम जाता है तो उसका पता करने में किया जाता है। आयोडीन 31 का भी कैंसर के उपचार में किया जाता है। वहीं आयोडीन 31 का उपयोग जो गोइटर डिसीज होता है, घेंगा रोग होता है, उसके उपचार में भी किया जाता है। तो ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 136 नंबर, भीड़ को नियंत्रित करने हेतु अश्रु गैस में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो अश्रु गैस में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो अश्रु गैस प्रयोग करते हैं उसमें अमोनिया गैस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, शरीर में अतिरिक्त ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? तो ये भंडारित होता है कहाँ पे? यकृत में। यकृत में ये जाकर के जमा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? तो विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये तो सही है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से थैलेसीमिया भी होता है, ये होता है, परंतु रिकेट्स और स्कर्वी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, सॉरी स्कर्वी विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स। आगे देखते हैं, H9N2 वायरस जो है ये इसका कौन सा रोग होता है इससे H9N2 से? तो ये होता है बर्ड फ्लू, जो होता है ये H9N2 से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, अरस्तु की, हाँ ये अरस्तु की रचना है। ठीक है, जिसमें दर्शन, राजनीति, काव्य, आचार शास्त्र, शरीर रचना आदि के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, अब जानते हैं कि अरस्तु का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था उस समय। ठीक है, और ये सिकंदर के गुरु भी थे। अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे। अब यहाँ से 141 से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो आप इनको एक बार बनाइएगा और फिर अगर नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ। जैसे इसमें दिया है कि ए तथा बी का औसत दे रखा है, ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 अपॉन में ए की पावर n प्लस बी की पावर n हो, तो कह रहा है n का मान क्या होगा? तो n का मान इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। हम इसमें ऑप्शन रख कर देख सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी का औसत क्या होगा, तो a प्लस b/2 होना चाहिए। हम इसमें अगर ऑप्शन पुट करते हैं, n बराबर एक बार 0 पुट कर देते हैं, तो a की पावर n+1 की जगह क्या आ जाएगा? 0+1 तो 1 आ जाएगा। ऐसे b की पावर क्या जाएगा? 0+1 तो 1 आ जाएगा। नीचे a की पावर n, तो a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, तो यहाँ से जगह a प्लस b तो ऊपर आ रहा है, नीचे क्या आ जाएगा? किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो 1 + 1 तो नीचे 2 आ जाएगा, तो आ गया नहीं, तो यानी हमारा n क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से पुरुष यानी कि जो कोई मत पड़े हैं वो कितने हैं? 7500,
इन मतों में से 20% मतों को वैध घोषित किया गया है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 80% मत क्या हुए, अवैध हो गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत प्राप्त होते हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो क्या कहा है कि जो 7500 मत पड़े हैं उसमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध कितने हुए, वैध हुए हैं 80%। तो आप इसका 7500 का 80 निकाल देते हैं पहले, 7500 का 80%, ठीक है। उसके बाद जितना आ जाएगा 75 को 100 का 80 अगर आप प्राप्त करते हैं तो इस 100 से भाग देंगे, काट दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका कुछ 6000, ठीक है। 6000 मत हमारे करेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, 6000। उसके बाद कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार के जो मत प्राप्त हुए 55%, यानी कि एक उम्मीदवार को 55%, तो दूसरे को कितने प्राप्त हुए होंगे 45%, 100 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6000 का आप 45% करेंगे, 100 से भाग दीजिए तो ये कट जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2700, ठीक है। आप इसको गुणा करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2700, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है 4143 कि एक धातु में तांबा तथा जिंक का अनुपात दे रखा है 9:4 के अनुपात में है। यदि 24 किलोग्राम तांबे के साथ जिंक को कितना चाहिए, तो ये दिया है 9/4 दिया है अनुपात। तांबा ऊपर कहा है तो तांबा ऊपर और नीचे जिंक, ठीक है। तो 24 किलोग्राम तांबा के साथ तो 24 और बटे नीचे आ जाएगा x। अब आप उसको काट दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा तो जितना आंसर आएगा, ठीक है। तो 24 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 नीचे पहुंच जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 8 24, 8 चौको 32, 32 बटे 3, ठीक है। अब इसको आप तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 32, तो आप 32 बटे तो 10 30, तो 32, यानी ए ऑप्शन से हो जाएगा 10 सही 2/3 kg, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में तथा बी उसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व ए ने काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो अब जैसे ए कितने दिन में करता है, तो ए करता है 12 दिन में, बी 18 दिन में, ठीक है। इन दोनों का अगर एलसीएम प्राप्त करें तो कितना आ जाएगा, 12 और 18 का 36 का आ जाएगा। तो भाग देते हैं, तो 12 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार, और 18 से देंगे तो 2 बार, ठीक है। यानी एक दिन में वो 3 काम करता है और ये एक दिन में 2 करता है। अब कह रहा है कि दोनों ने साथ में काम किया कितने दिन तक, 3 दिनों तक, तो कितना हो गया, दोनों साथ में करेंगे 3 2 5, 5 3 15, यानी 15 काम कर दिया। काम कितना करना था, 36 करना था। अब 36 में 15 घटा दीजिए, ये बचेगा 1 और ये 2, 21। अब ये काम सिर्फ किसको करना पड़ेगा, क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया है तो बी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको 21 को 2 से भाग दीजिएगा, जितना आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 21 नहीं आएगा, सॉरी, बी 18 दिन में करता है और ए 21 में, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। इस तरह से करना है, आप एक बार इसको चेक करना, थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। समाप्त होने से पहले अच्छा छोड़ देता है, तो ये आप इसको एक बार कीजिएगा। नेक्स्ट है कि 66,200 का ऋण 3 बार वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको इस तरीके से करेंगे, x अपॉन में 1 + 10/100, ये प्रथम वर्ष की किस्त हो जाएगी। दूसरे वर्ष की होगी x अपॉन में 1 + 10/100 की स्क्वायर, और तीसरी बार x + 1/10/100 की पावर 3 बराबर 66,200। अब आप इसको क्या करिएगा, एग्जाम ये सॉल्व कर दीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26,620 रुपये, ठीक है। इसको आप कीजिएगा। नेक्स्ट है कि 3 सेंटीमीटर व्यास के एक धातु के ठोस को पिघलाएं तो उनसे जाए तो इनमें से एक ठोस क्या बनाया गया है, वजन बनाया गया, ठीक है, जिसका व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है 54 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने बन सकते हैं, यानी आपको संख्या बतानी है कि कितने इससे इस प्रकार के वजन बन सकते हैं। तो क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर व्यास के धातु के एक धातु का गोला है, ठीक है, कितने ये बिगना, तो अब हम मानते हैं कि n और 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। तो पाई r क्यूब बराबर यहाँ से इसके बाद करते हैं वजन की, तो r1 मानते हैं, ये होता है पाई, आयतन दोनों का बराबर कर देंगे, पाई r² h, r2 मान लेते हैं, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, n यही आप रहने दीजिए, गुणे 4/3, और त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, तो 3/2, 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2। यहाँ पे
आर कितना है, इसका व्यास दे रखा है कितना 4, तो 4/2 गुणे 4/2 और एच दे रखा है 54। ठीक है, अब आप इसे काट दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, अब बाकी आप ऊपर भेज दीजिएगा तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, और आप ये 3 त्रिकोणों 27 नीचे पहुंच जाएगा और ऊपर 2 पहुंच जाएगा, और आप इसको काट दीजिएगा तो इसका आंसर जो आएगा काटने के बाद वो आ जाएगा आपका 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, यानी दोनों का आयतन आपको क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी दे रखा है, तो पूछ रहा है कि तो इसका मान क्या होगा पूरे का, अगर यदि। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से दिया है तो हम यहाँ से तीनों का, यहाँ से ए बी सी का आप क्या कीजिए, ऐसे निकाल लीजिए ए बी सी, तो यहाँ से बी सी कट जाएगा, ए आ जाएगा तो यह जाएगा ए क्यूब, फिर सी ए कट जाएगा तो यहाँ से बी क्यूब और ऊपर आ जाएगा सी क्यूब। ठीक है, अगर हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0 हो, तो ये सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc। तो आप ऊपर रख दीजिए 3, इसकी जगह 3abc और नीचे abc, abc से abc कट जाएगा, इसका आंसर कितना जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है एस बराबर दिया है समेसन n-3/4, जो n की संख्या दे रखी है, n बराबर 1 से शुरू किया है और 16 पद यानी कि 16 पदों का योग बताना है। जहां n जो है वो विषम संख्या है तो s का मान ज्ञात कीजिए, s क्या है सम। ठीक है, यानी योग बताना है कितना होगा। तो अगर विषम संख्याओं की बात करते हैं तो इसमें कितनी विषम संख्या होंगी, तो एक तो 1 होगी, एक 3 होगी, एक 5 होगी, एक 7, एक 9, एक 11, एक 13 और 15। कहाँ तक 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, ऐसी 8 विषम संख्या होंगी जो 16 से कम होंगी। कितनी 8। ठीक है, तो बस आप क्या करिए कि जहाँ जहाँ n है वहाँ 8 रख दीजिए। ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 58। ठीक है, n का मान इसमें रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 58। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जो विषम संख्याओं का योग होता है वो होता है n², तो n² यानी 8 का स्क्वायर कितना चाहिए 64, परंतु ये दिया है तो यहाँ से दीजिए 8 में इस कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, श्रेणी 8, 9, 17, 90, 115 में पद जो गायब है उसको बताना है कि यहाँ पे कौन सा पद आना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखते हैं तो 8 और 9 में अंतर कितने का आ रहा है 1 का। ठीक है, 1 का डिफरेंस है। फिर 9 और 17 में कितने का है, तो ये 8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ देखते हैं, ठीक है, 90 और 115 में कितने का आ रहा है 25 का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें 1 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो 1 का स्क्वायर और 9 और 17 में कितने का बन रहा है 9, 17 में 8 यानी 2 का क्यूब कह सकते हैं। फिर ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब बीच का पद कौन चाहिए, तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, फिर 4 का क्यूब, ऐसा हो सकता है। तो 3 का स्क्वायर 9, तो 17, 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 17 और 9 26, सॉरी 17, 9 26, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 26। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता संभावना क्या होगी। तो अगर 3 सिक्कों को उछालते हैं तो 8 ऐसी 8 वो बनेंगे, जैसे एच एच, फिर 2H, ठीक है 2H 1T, फिर 1H 2T, इस प्रकार से बनाएंगे तो हमारे कितने बनेंगे, ऐसे 8 कंडीशन बनेगी। और उसमें पूछा है कि 2 हेड आने की संभावना कितनी होगी, तो 2 हेड आने की संभावना ऐसी 4 हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 4। तो 4 ऊपर, टोटल नीचे 8, भाग देने कितना आ जाएगा 1/2, तो कितनी हाफ प्रायिकता आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन बी इज सही। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने खत्म कर दिया 150 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके, बहुत मेहनत से बनाया गया है, आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और पसंद आए तो बटन दबाएं। ऐसा ही वीडियो आते रहेंगे और हम इसका नेक्स्ट डे इसका सेट नंबर 2 करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।